एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट, लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली उसी बारे में है कि हम्म। लाइक हाउ डू वी नो दैट इट इज द राइट टाइम टू सीक हेल्प, यू नो, बिकॉज राइट टाइम यस। पे हेल्प मिलना यस। बहुत जरूरी है सो दैट वो बिल्डअप होके हाथ बिल्कुल। से बाहर ना चले जाए। सो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिल्कुल। सीक हेल्प एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाट इज द राइट टाइम। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि हमें हेल्प कब चाहिए। जब चीजें बहुत बुरी हो जाती हैं तब वो सबसे पहले वो फिजिशियन के पास जाते हैं। ठीक है। फिर वो न्यूरो के पास जाते हैं, उसके बाद वो साइकेट्री में आते हैं। तब तक वेरी ट्रू। चीजें इतनी बिगड़ चुकी होती हैं, इतनी वेरी बिगड़ चुकी होती हैं कि फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रू। यस। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि देयर इज साइन एंड सिम्टम्स। अब क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर इज टोटली रिलेटेड टू द कॉन्स्टलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो अब जैसे हमको अवेयर होना है अपने बारे में। ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयर होते हैं, वैसे हमें अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयर होना उतना ही जरूरी है। मान लीजिए कि हम मोटे हो रहे हैं तो हमको लगता है अरे हम तो मोटे हो रहे हैं, हमको एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें। हमें अपने डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हम अपने वेट को कंट्रोल कर सके। तो हम यहाँ पे अवेयर हैं फिजिकल हम्म। हेल्थ के को लेकर के। ठीक हम्म। है। हमें कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ रहा है, हम चेकअप करवाए, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो हमें उस तरह की चीजें नहीं खानी है, हमें ज्यादा मीठा नहीं खाना है। ठीक है। तो हम फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयर हैं। एंड बट वो मेंटल स्केल्स हेल्थ। पे दिख जाता है, वो स्केल्स पे दिख जाता है, बिल्कुल। वो चीज हमें दिख जाती है। मेंटल हेल्थ का द ट्रिकीस्ट बिल्कुल। पार्ट इज वो हमें दिखता नहीं है। अपने नहीं, यही 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 सबसे बड़ी। प्रियंका, प्रियंका यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, मिथ है हम्म। कि हमें ओके। दिखता नहीं है। मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज करना कि हम अब स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, वो हम्म। फिजिकल हेल्थ से भी इजी है। ओके। ठीक है। वो हम्म। कैसे? सपोज मान लीजिए कि आपकी रात की नींद खराब हो रही है। ओके। ठीक है। रात में आपको नींद नहीं आ रही है, हो गया एक हफ्ते हो गए, विदाउट एनी रीजन आपको रात में नींद नहीं आ रही है। हम्म। ठीक है। महीने हो गए। तो आपको समझ जाना चाहिए यू आर इन अ मेंटल स्ट्रेस। हम्म। अगर आपके एपेटाइट में चेंजेस आ गई है, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या आपको भूख नहीं लग रही है, या आपके खाने का टाइम चेंज हो गया, पहले आप अच्छे से खाते थे अब आप खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस स्टार्ट ही होता है बायोलॉजिकल सिम्टम्स से। ठीक है। हम्म। तो दिस इज द बायोलॉजिकल सिम्टम। तो जैसे ही बायोलॉजिकल सिम्टम आपको दिखने लगे, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। और हम्म। जैसे ही आपको ये चीज समझ आए कि हम मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो फिर आप रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ को कि क्या हो रहा है, कि हम्म। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हम मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में हैं। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम किस एरिया में, सपोज रिलेशनशिप इश्यूज, जैसे अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, तो इनमें सबसे कॉमन चीज क्या होता है? रिलेशनशिप इश्यूज। ओके। ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस, कि सोशल आइडेंटिटी मेरी क्या है, उसके गर्लफ्रेंड है हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, उसका बॉयफ्रेंड हमारा बॉयफ्रेंड नहीं। ठीक है। ये एक सोशल स्टेटस है एडोलेसेंस का। ठीक है। तो किसी को नहीं भी अफेयर करना है तो वो सिर्फ सोशल स्टेटस की वजह से अफेयर कर रहे हैं। ठीक है। और जब उसमें अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो फिर उनका वो मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, वो तनाव में आ जा रहे हैं कि लोग क्या पीयर बोलेंगे, हमारे प्रेशर। ऊपर हंसेंगे। हम्म। पीयर प्रेशर एक हो जाता है। ठीक है। तो वही चीज है कि ये बायोलॉजिकल। तो अब इससे क्या होगा? सबसे पहले उसकी नींद खराब होगी, उसकी भूख खत्म होगी। और जो तीसरी चीज है वो होगा कि आपके बिहेवियर में, आपके इमोशन में चेंज आएगा, इरिटेबिलिटी। छोटी हम्म। छोटी बातों पे अब हम चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, अब हम छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। मम्मी कुछ बोल रही है तो हम ज्यादा गुस्सा करने लग जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब बड़े छोटे छोटे साइन एंड सिम्टम है जो अगर हम अवेयर हों तो हम तुरंत पिक कर जाएंगे कि हम मेंटल स्ट्रेस में हैं। तो हम इस एरिया में मेंटल स्ट्रेस में हैं। तो हमें इस, अगर हम इस एरिया में मेंटल स्ट्रेस में हैं तो हमें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि हम खुद से इस चीज को डील नहीं कर पाए। हम्म। ठीक है। वेरी ट्रू। तो इसीलिए हमें हेल्प की जरूरत है। तो वहां पे काउंसलिंग सेशन एंड थेरेपी सेशंस में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ट्रू कि एक पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन शिफ्ट अगर आ जाए
तो उस चीज से रिलेटेड भी सारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, सारा जो आगे का चक्र चलता है ना, वही चेंज हो जाता है। जी सो जब भी जी मैंने भी बिल्कुल। ये सीखा था थेरेपी में कि नरेटिव जब हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी अपने जब मन में हमने हम्म स्टोरी बना रखी है इस चीज की, जब हम स्टोरी हम्म एकदम ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब रखते हैं, तो हमारे पूरे उसी हिसाब से थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स जनरेट होते हैं। हम्म, और बहुत नेगेटिव हो बिल्कुल। अगर स्टोरी, तो उतनी ही नेगेटिव एंड ड्रामेटिक होंगे इमोशंस। अगर हम शिफ्ट करें और वो स्टोरी पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग एटलीस्ट रखे, कि कुछ तो हम्म, एम्पावरमेंट क्रिएट हो उससे, ऐसी तो रख सकते हैं हम बुरी से बुरी स्टोरी भी। वो वो जब बिल्कुल। नरेटिव हम बिल्ड करते हैं माइंड में, तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है कि वो एक हम्म। ऑप्शन चॉइस आ जाता है अपने पास कि यो या देयर इज अनदर वे। बिल्कुल, देयर आर डिफरेंट चॉइस। या हाँ, जनरली जब हम एडोलेसेंस के साथ काम करते हैं, मेरा मेन फोकस एडोलेसेंस होते हैं, क्योंकि अच्छा। एडोलेसेंस इज अ वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। या तो जब हम एडोलेसेंस के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं उनका बस एक ही ऑप्शन होता है, डू और डाई वाला। ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म। जब फिर चुनना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे। ट्रू। तो वो चीजें हैं। ये हमारे टर्म में, साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाँ। कॉग्निटिव रिजिडिटी, ठीक है। ओके। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होता है कि आप किसी एक सिचुएशन को या किसी एक चीज को कितने पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी कॉग्निशन में, वाह। ठीक है। और अगर आप एक ही तरीके से देख रहे हैं तो वहां पे रिजिडिटी आ गई, वो रिजिड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओसीडी में कॉग्निटिव रिजिडिटी रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। कि वहां पे वो लोग रिजिड हो जाते हैं कि ये गंदा है तो इसको धुलना है, ये गंदा है तो इसको धुलना है। वो रिजिडिटी से हट नहीं पाते हैं। तो ओसीडी पे जब हम काम करते हैं तो हम मेनली उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। जब आपने बोला कि हम पहले फिजिशियन के पास जाते हैं, देन हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, देन हम बिल्कुल। साइकियाट्रिस्ट की, दिस इज सो ट्रू। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे लगता था हार्ट अटैक जैसा ही सेम उसका पैल्पिटेशंस होते हैं, यस यस एंड यस यस। पर्सपिरेशन होता है, एंड आउट ऑफ नोवेयर पेन होता है, सीवियर पेन बहुत, होता है हाँ, हार्ट में। हार्ट में भी पेन होता हम्म है, पूरे बॉडी शिवर हो रही है, एंड यू नो ऑलमोस्ट हम्म कोलैप्स, यू फील लाइक यू आर गोइंग टू डाई इन दोज फ्यू मिनट्स। हम्म तो मैं जाके ईसीजी दो तीन हम्म बार ईसीजी करा के आई मैं, और उन्होंने मुझे फाइनली हम्म। बताया कि दीज आर नॉट हार्ट अटैक्स, उन्होंने बोला दीज आर पैनिक ओके अटैक्स। एंड फिर मैं गई थी ओके। किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, देन आई वाज डायरेक्टेड देयर। तो दिस हैपेंस वेरी कॉमनली।